अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बोरॉन के नेक्स्ट कंपाउंड पर, और ये कंपाउंड है ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट हम लेंगे प्रिपरेशन। तो देखो इसकी जो प्रिपरेशन है, एक तो बोरैक्स से होती है और एक है कॉल्मिनाइट ओर से। फर्स्ट है बोरैक्स से, तो ये है बोरैक्स। बोरैक्स को H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये रिएक्शन होती है। पहले बोरैक्स और वाटर, इनकी रिएक्शन से क्या बना, NaOH और H3BO3 बोरिक एसिड। यहां पर ये जो NaOH है, ये H2SO4, क्योंकि ये बेस है और ये है H2SO4, इनमें रिएक्शन होती है और इस तरह से NaOH क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है और ये बोरिक एसिड हमें मिल जाता है क्रिस्टल्स के। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज्ड फर्स्ट, और जैसे ही सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइज्ड किया जाता है, तो ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज्ड फर्स्ट, पहले ही इसके क्रिस्टल बन के बाहर आ जाते हैं। तो एक तो ये है बोरैक्स से, दूसरा है कॉल्मिनाइट ओर से। तो कॉल्मिनाइट ये है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके और SO2 गैस पास की जाती है, तब इस तरह से ये कंपाउंड बनता है CaHSO3 का होल ट्वाइस प्लस बोरिक एसिड। ओके, इस तरह से जितना बोरॉन था वो किस में चेंज हो जाता है, इस तरह से बोरिक एसिड में। तो ये टू मेथड्स हैं जिससे बोरिक एसिड की प्रिपरेशन होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। तो देखो बच्चों, जो बोरिक एसिड है, आपने देखा होगा कैरम जो बोर्ड में पाउडर डालते हैं ना, वही बोरिक एसिड है। तो जब आप उसे देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट होता है, व्हाइट निडल लाइक इसके क्रिस्टल्स होते हैं और सोपी टच होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना होता है। समझ गए ना कि मुलायम सफेद सुई के आकार के क्रिस्टल होते हैं और साबुन के समान चिकना होता है। दूसरा है कि इट इज लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। गर्म जल में ये आसानी से घुलता है और स्टीम वॉलेटाइल है, वेपोराइज्ड होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये है इसकी कुछ प्रॉपर्टी से नोट कर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है इसका एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि बोरिक एसिड किस तरह का एसिड है। तो ध्यान रखें, ये ब्रोंज स्टेट एसिड नहीं है, मींस इसके OH से H रिमूव नहीं होता, बल्कि ये मोनोबेसिक लुईस एसिड है। समझ गए बच्चों, कैसे लुईस एसिड है कि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये OH को एक्सेप्ट करता है और H+ को क्या कर देता है, फ्री करता है। और यही H+ जो है एसिडिक फॉर्म में जो है, एसिडिक मतलब हाइड्रो एसिड की तरह वर्क करता है। और इस तरह से NaOH के साथ अगर हम ट्रीट करें तो इस तरह का सॉल्ट बनेगा जो आगे डिकम्पोज्ड होकर बनता है सोडियम मेटाबोरेट। तो एक तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दूसरा है हीट इफेक्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो बनता है मेटाबोरिक एसिड और H2O रिमूव हो जाता है। ऐसा कोई भी ऑक्सो एसिड जिसको हीट करने से मेटाबोरिक एसिड बन जाए, उसमें हमेशा ऑर्थो लग जाता है, तो ये है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये पॉलीमेरिक फॉर्म में ज्यादातर होते हैं मेटाबोरिक एसिड। ओके, मेटाबोरिक एसिड ये है और ये है ऑर्थोबोरिक एसिड। अगर इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो ये टेट्राबोरिक एसिड बनाता है H2B4O7। इसी का सोडियम सॉल्ट जो है बोरैक्स होता है। समझ गए बच्चों, इसमें NaOH की रिएक्शन करा दें तो Na2B4O7 बन जाएगा। ठीक है, 2NaOH Na2B4O7 जो कि बोरैक्स होता है। तो इस तरह से इस हीटिंग पर ये बनता है टेट्राबोरिक एसिड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी जाए इससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर में, तो ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड में। तो बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है B2O3। ओके, इस तरह से ये हीट इफेक्ट पड़ता है बोरिक एसिड। अब देखो बच्चों, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब एथाइल अल्कोहल और बोरिक एसिड दोनों को मिक्स किया जाए और इसको फ्लेम में रखा जाए तो ये एक ग्रीन कलर की फ्लेम के साथ क्या होता है, जलता है। समझ गए बच्चों कि मिक्सचर ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड बोरिक एसिड बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम ऑफ द, ठीक है, ग्रीन फ्लेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वॉलेटाइल एथाइल बोरेट।
एक वॉलेटाइल एथाइल बोरेट कंपाउंड बनता है जिसकी वेपर बाहर आती है और वो जलती है तो एक ग्रीन फ्लेम निकलती है। ओके, ये रिएक्शन हो जाती है। तो समझे बच्चों, इथाइल अल्कोहल और बोरिक अम्ल का मिश्रण जलाने पर हरे रंग की ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है, जो एथिल बोरेट बनने के कारण होता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है और ये बनता है एथिल बोरेट, जो कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है और जैसे ही हीट के संपर्क में आता है या फ्लेम के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में, और नी जो है ग्रीन फ्लेम के साथ जलने लगता है। तो देखो ये जो रिएक्शन है इसका यूज होता है, बोरेट जो होता है, बोरेट एसिडिक रेडिकल इसके आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको कोई सॉल्ट दिया गया है और उसमें बोरेट ग्रुप है और जैसे ही आप थोड़ा सा एसिड मिला के और एथाइल अल्कोहल मिलाओगे, आप देखोगे और इसके जो है टेस्ट ट्यूब के मुंह पर जैसे ही आप कोई एक फ्लेम ले जाओगे तो ग्रीन कलर की फ्लेम जलने लगती है। ओके, वो इस बोरेट, एथाइल बोरेट के बनने के कारण। तो यही मैंने लिखा कि दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरेट एसिडिक रेडिकल। ओके, नेक्स्ट है कि अगर इसका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा जाए, बहुत ही हाई, तो इस तरह का एक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉलीमेरिक मेटाबोरेट, जिसका ये स्ट्रक्चर है B3O3 और ये 4 OH इस तरह से जुड़े होते हैं। एक OH यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है तो इसका एक H प्लस H2O के साथ इस तरह से बॉन्डेड रहता है। तो ये एक कंपाउंड बनता है। समझिए बच्चों कि अति सांद्र मीडियम में इस तरह से ही पॉलीमेरिक मेटाबोरेट भी बनता है, जिसे नोट करें। अब देखो बच्चों, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है बोरोन। बोरोन से 3 OH इस तरह से जुड़े हैं, एक OH, दूसरा OH, तीसरा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हर एक OH का H जो एटम है और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इस तरह से एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। आप इसका पूरा एक स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत ज्यादा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है। हम इसके यूजेस में आ जाए, एक तो ये एंटीसेप्टिक होता है। आपने देखा होगा जो घाव में पाउडर डलता है व्हाइट कलर का, वो बोरिक एसिड ही होता है। इसके अलावा आई लोशन बनाने में यूज होता है। दूसरा होता है मैन्युफैक्चर ऑफ एनिमल्स, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है एनिमल्स। ओके, ग्लेजेस फॉर पोएट्री, पोएट्री को चमकीला और चमकदार बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होता है, खाद्य परिरक्षक है। ओके, और ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इस तरह से बोरिक जो बोरो ग्लास बनता है उसमें इसका यूज होता है। तो ये कुछ था बोरिक एसिड के बारे में, से नोट करें। अब देखो बच्चों, बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स में एक एसिड के साथ एक्शन पूछा जाता है कि ये किस तरह से एसिड से इफेक्टेड होते हैं। तो देखें, फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे कि जो बोरॉन होता है, बोरॉन नॉट अफेक्टेड बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक एज HCl, HBr और डाइल्यूट H2SO4। अगर ऐसे एसिड्स हैं जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो नहीं कर रहे हैं एलिमेंट्स के साथ, तो उनमें बोरॉन इफेक्टेड नहीं होता। बट जो अदर मेंबर्स हैं, ठीक है, आर सॉल्युबल इन एसिड। और हम जानते हैं कि मेटल एसिड में डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। समझ गए बच्चों कि बोरॉन तो नॉर्मल नॉन ऑक्सीकारक अम्लों से, जैसे जिनमें ऑक्सीजन इजी गोइंग नहीं निकलती, उनसे तो प्रभावित नहीं होता, किंतु अन्य तक तो घुलनशील है। देखो कैसे, जैसे बोरॉन एल्यूमिनियम को HCl में डिसॉल्व करें तो AlCl3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। H2SO4 में एल्यूमिनियम को रखें तो भी हाइड्रोजन गैस इस तरह से रिलीज होगी। तो मेटल्स जो है एसिड से रिएक्शन कर लेते हैं और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। ऐसे ही थैलियम के साथ इस तरह से हाइड्रोजन रिलीज होगी। ओके, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट HNO3 इनकी बात करें तो ये ऑक्सीडाइजर होता है। ये क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, एजेंट होते हैं। कैसे एजेंट? H2SO4 ब्रेक होता है H2O, SO2 और O। ये O जो है बोरॉन को ऑक्सीडाइज्ड करके बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मींस H2SO4, H2O, SO2O और फिर 2B + 3H2O + 3O मिलके बनता है ये H3BO3। हमें 3 ऑक्सीजन चाहिए, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से और फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो ये है
इसकी रिएक्शन। तो SO2 गैस तो बाहर हो जाती है और इस तरह से बोरिक एसिड बोरोन का क्या कन्वर्जन हो जाता है बोरिक एसिड में। ऐसे ही HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजर है, इस तरह से ब्रेक होता है, इसका ऑक्सीजन बिल्कुल सेम यही रिएक्शन है। ठीक है, बोरोन को किसमें चेंज कर देती है बोरिक एसिड में। इन रिएक्शंस को 3 ऑक्सीजन चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें, ये इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम को H2SO4 में डिसॉल्व किया जाए तो इस तरह की रिएक्शन होती है, समझ गए ना। SO2 तो एल्युमिनियम और SO2 ये है, तो यहाँ पर भी ये ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करता है। अगर हम कहें कि गैलियम है, एल्युमिनियम है, ये मेटल्स HNO3 से क्या रिएक्शन करेंगी तो नहीं करती। कॉन्सेंट्रेट HNO3 में रखते ही ये पैसिव हो जाती है, मींस इनकी सरफेस पर एक थिन लेयर बन जाती है ऑक्साइड की और फिर ये नाइट्रिक एसिड से कोई रिएक्शन नहीं करती। ओके, तो यहां तक लिखें। अब देखो बच्चों, अब यहां आ जाता है नेक्स्ट है एक्शन विद एल्कली, क्षारों से क्रिया। तो ध्यान रखें केवल 3 मेटल बोरोन, एल्युमिनियम और गैलियम ये इफेक्टेड होते हैं एल्कली जैसे NaOH, KOH, बट इंडियम और थैलियम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बहुत ज्यादा बेसिक नेचर के मेटल्स हैं, इसलिए बेस से रिएक्शन नहीं करते। तो बोरोन NaOH में डिसॉल्व होकर सोडियम बोरेट बनाता है। ऐसे ही अगर हम NaOH में मेटल एल्युमिनियम या गैलियम को डिसॉल्व करते हैं, हमने देखा भी है इसकी रिएक्शंस, तो बनते हैं सोडियम मेटासॉल्ट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसी तरह से गैलेट, इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे और इनमें भी हाइड्रोजन रिलीज होती है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, बोरोन में कुछ एनामलस बिहेवियर मिलता है, अपने ग्रुप से कुछ अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। ये हम हर एक ग्रुप में पढ़ेंगे। आपने देखा S ब्लॉक में भी देखा था लिथियम की एनामेलस बिहेवियर, बेरिलियम का एनामेलस बिहेवियर, जस्ट ऐसा ही एनामेलस बिहेवियर किसमें मिलता है बोरोन में। आपने अभी तक जो डिस्कस की प्रॉपर्टीज देखी, इनमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज दिखी जो बोरोन के लिए बिल्कुल डिफरेंट हैं, जबकि अदर मेंबर्स में बिल्कुल अलग है। जैसे आप देखोगे बोरोन में एलोट्रॉपी मिलती है, बट अदर मेंबर्स, ठीक है, अगर आप देखें, बट जो अदर मेंबर्स हैं डू नॉट शो एलोट्रॉपी। बोरोन में एलोट्रॉपी मिलती है। बोरोन का एक क्रिस्टलाइन बोरोन होता है, एक अमॉर्फस बोरोन होता है। ओके, बट अदर मेंबर्स में इस तरह की एलोट्रॉपी अपरूपता नहीं मिलती। समझे बच्चों, बोरोन में अपरूपता पाई जाती है, अन्य सदस्य इस तरह की एलोट्रॉपी अपरूपता नहीं दर्शाते। दूसरा है कि बोरोन में केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। समझ गए बच्चों, +3 ऑक्सीकरण अवस्था। बट अदर मेंबर्स में आप देखोगे +1 भी है, +3 भी है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो +3 ज्यादा स्टेबल होती जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। समझ गए बच्चों। बोरोन डज नॉट फॉर्म कैटाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। आपने देखा होगा बोरोन का किसी भी कंपाउंड को वाटर में रख दें वो डिसॉल्व नहीं होंगे, इस तरह से आयोनाइज्ड नहीं होता बोरोन, क्योंकि बोरोन की जो ऑक्सीडेशन जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, 3 एनर्जीज बहुत ही हाई हैं, और इतनी एनर्जी बोरोन के हाइड्रेशन में नहीं मिलती। बोरोन कैटाइन के फॉर्म में डिसॉल्व नहीं होता, और यही रीजन है कि बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं, चाहे एक्वस मीडियम में हो, चाहे गैसियस में हो, चाहे किसी स्टेट में, वो क्या होते हैं, हमेशा कोवेलेंट नेचर के होते हैं। बट अदर मेंबर्स जैसे कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आप इनके सॉल्ट्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये कैटाइन्स में चेंज हो जाते हैं। मैंने इसका रीजन भी बताया है, क्योंकि ये कैटाइन में चेंज होते ही इनकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज होती है कि वो इनके कंपाउंड्स को ब्रेक कर देती है। ओके, तो यही रीजन है कि ये एक्वस कंडीशन में जो बोरोन को छोड़ दे, बाकी जो मेंबर्स हैं उनके जो कंपाउंड्स हैं वो एक्वस मीडियम में आयोडिक कंपाउंड की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है कि जो बोरोन के हैलाइड केवल मोनोमेरिक फॉर्म में मिलते हैं, बट इनके देखोगे आप एल्युमिनियम क्लोराइड, गैलियम क्लोराइड, ये पॉलीमेरिक या डाइमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। जैसे मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड का डाइमेरिक स्ट्रक्चर बताया था। B2O3 में आप देखो केवल और केवल एसिडिक कैरेक्टर है। जस्ट गैलियम, एल्युमिनियम ये एम्फोटेरिक है, एसिड भी है, बेस है, बाकी मेंबर्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो टोटल बेसिक है। समझ गए ना, तो इस तरह से है। इसी तरह से बोरोन जो है नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है और बोरिक एसिड बनाता है।
बट अदर मेंबर्स को अगर आप कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में रखोगे तो वहां पर वो पैसिविटी शो करते हैं। इसके अलावा बोरॉन नॉट अफेक्टेड बाय हॉट वाटर, बोरॉन को आप हॉट वाटर कोल्ड वाटर किसी में रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा आपने देखा था बोरॉन का सबसे हाईएस्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसमें कोवैलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है। बाकी अदर मेंबर्स में क्या होता है बच्चों कि उनमें मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, तो यहां तक नोट। अब देखो बच्चों, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो कि बोरॉन ग्रुप से रिलेटेड हैं। पहला है कि बोरॉन शो डायगोनल रिलेशन विद सिलिकॉन। ओके, बोरॉन आप देखोगे कि यहां पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यहां पर आता है सोडियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इसका इससे रिलेशन होता है, इसका इससे और इससे। तो इस तरह से जब इस तरह की सिमिलरिटीज पाई जाती हैं प्रॉपर्टीज की, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशन। तो ऑब्जेक्ट होता है कि बोरॉन की सिमिलरिटी किसके साथ होगी, तो वो सिलिकॉन के साथ। इसी को हम बोलते हैं इसका क्या, डायगोनल रिलेशन। दूसरा होता है एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है और Fe2O3 इन्हें 1:3 में मिलाया जाता है। इनका यूज होता है थर्माइट वेल्डिंग। थर्माइट वेल्डिंग का जो यूज है वो देखा होगा, जो रेल की पटरियां हैं उनको जोड़ने में किया जाता है। ये इस रिएक्शन से होता है Fe2O3 और एल्यूमिनियम जब इनकी रिएक्शन होती है बेरियम परऑक्साइड और Mg रिविन का जब कंबस्शन कराते हैं तो आयरन का इस तरह से Fe2O3 का रिडक्शन हो जाता है और ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है आयरन, और प्लस Al2O3 और इतना अधिक टेम्परेचर रिलीज होता है। इसी टेम्परेचर के कारण ये लिक्विड स्टेट में होता है और इसी मोल्टेन आयरन का यूज जो होता है वो जो आयरन रॉड्स हैं या जो उनकी रेलवे स्लीपर्स हैं, इस तरह से उनको पटरी जो होती है उनको जोड़ने में किया जाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। तीसरा होता है कि एल्यूमिनियम, आपने देखा था अपन ने मेटल की जो मेटलर्जी पड़ी है उसमें एल्यूमिनियम रिडक्शन प्रोसेस आती है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सीमेंट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। उसमें आपने देखा था कि एल्यूमिनियम का जो यूज है वो किसकी तरह होता है, एक रिड्यूसर की तरह। इसमें भी आपने देखा था कि BaO2 प्लस Mg रिबिन, ओके, इनका यूज होता है। ये ऑक्सीडाइज होकर बहुत अधिक टेम्परेचर लाता है, कंबस्शन होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है BaO2, और इस तरह से वो मेटल ऑक्साइड जो कार्बन से रिड्यूस नहीं होते उनके रिडक्शन में इस मेथड का यूज किया जाता है जिसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। नेक्स्ट है अल्ट्रामैरीन, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल लापिस लाजुली। ओके, इसका फॉर्मूला है Na3Al3Si3OA, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये, और इसका यूज होता है मेकिंग ब्लू पेंट के लिए। तो एक तो इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है Na3Al3Si3O12। इस तरह से ये है एक आर्टिफिशियल लापिस लाजुली अल्ट्रामैरीन जो कि एक बहुत ही कलर्ड ब्लू पेंट बनाने में यूज किया जाता है। तो इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, एल्यूमिनियम इस ग्रुप में एक क्या बनाता है, डबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं एलम्स। ओके, इसका फॉर्मूला होता है M2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2। यहाँ जो M है ये क्या हो सकते हैं, Na+, K+, Rb+, Cs+, इस तरह के कैटायंस हो सकते हैं। और जो M डैश मैंने लिया है ये एल्यूमिनियम आयन, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह से। जैसे पोटास है तो पोटासियम लेते हैं और एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, मींस M की जगह K और इसकी जगह पर Al। अमोनियम एटम तो एल्यूमिनियम तो रहेगा इसमें, K जो 1+ पॉजिटिव मोनो कैटायन है, मोनो पॉजिटिव कैटायन, इसकी जगह अमोनियम आयन आ गया। सोडियम एटम सोडियम आ गया। इस तरह से ये एटम्स बनते हैं। एल्यूमिनियम को छोड़ दें, अगर एल्यूमिनियम नहीं है उनमें, ओके, मतलब अगर हम ऐसा कहें कि K2SO4 into Cr2SO4 होल थ्राइस into 24H2, तो इनको बोला जाता है स्यूडो एटम। स्यूडो एटम समझ गए ना। एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, इस तरह के आयंस आ जाएं तो इनको बोला जाता है स्यूडो एटम्स।
ध्यान रखें कि जो एलम्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये कैसा होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का। देखो क्यों होता है एसिडिक, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O, तो देखो क्या बन जाएगा KOH, ओके, प्लस H2SO4 देखो 4 H2SO4 प्लस 2 AlOH होल थ्राइस। ये जो होते हैं अगर आप इनको देखोगे तो ये 2K प्लस 2OH माइनस प्लस 8H प्लस 4SO4 2 माइनस प्लस 2AlOH होल थ्राइस। तो यहाँ पर जो H प्लस है आप देख रहे हैं OH से बहुत ज्यादा है, तो इनका जो pH सॉल्यूशन का होता है 7 से ज्यादा होता है और ये क्या है एसिडिक होता है। मींस यहाँ पर जो 3+ आयन है ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है और यही रीजन है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है। एलम्स को गर्म करने से इनका जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं और ये फूलकर सारंध्र एक पोरस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और इसको बोला जाता है जला हुआ एलम, ओके, बर्न्ड एलम। तो इस तरह से ये एलम के बारे में था, इसको नोट करें। अब देखो बच्चों ये कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम और HCl गैस या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन और क्लोरीन, अगर इनकी रिएक्शन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो ये एनहाइड्रस होता है, इसमें कहीं वाटर नहीं है और इसका यूज होता है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन में एक कैटालिस्ट की तरह होता है। बट अगर हम ये कहें कि Al ठीक है Al2O3 + 6HCl तो AlCl3 + 6H3H2O, तो ये एनहाइड्रस नहीं होता, ये कैसा होगा हाइड्रस। समझिए बच्चों, केवल इस कंडीशन में ही एनहाइड्रस बनता है। Al2Cl6 डाइमर मिलता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इससे हाई टेम्परेचर रखा जाए तो ये AlCl3 मोनोमेरिक फॉर्म में मिलता है। ये वेपर फेज ठीक है, ये वेपर फेज तक होती है और ये इसकी गैसियस स्टेट होती है। तो गैसियस स्टेट में ये मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाता है जबकि वेपर फेज में ये डाइमेरिक फॉर्म में आता है। एल्यूमिनियम वेसल का यूज जो है वो कंसंट्रेट HNO3 की स्टोरिंग में होता है। कंसंट्रेट HNO3 को स्टोर करने में, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेट HNO3 के साथ जो एल्यूमिनियम है वो क्या शो करता है बच्चों, पैसिविटी, है ना। एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बनती है जो एल्यूमिनियम को आगे ऑक्सीडाइज्ड होने से रोक देती है। फिर आता है कि AlCl3 फॉर्म डाइमर क्यों बनाता है डाइमर जबकि BCl3 डाइमर नहीं बनाता? तो रीजन ये है बच्चों कि एल्यूमिनियम क्लोराइड में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में p-pi बॉन्डिंग नहीं होती, बट BCl3 हो या BF3 हो इनमें बैक बॉन्डिंग छोटी साइज होने के कारण, बोरॉन की छोटी साइज होने के कारण ये हैलोजन एटम से लोन पेयर खींच लेता है और बैक बॉन्डिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। बट AlCl3 में इस तरह से बैक बॉन्डिंग का नेचर नहीं होता। समझ गए बच्चों कि AlCl3 डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये हैलोजन से लोन पेयर नहीं ले सकता डायरेक्ट, मतलब अपने ही मॉलिक्यूल में, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करके और क्या बना लेते हैं डाइमर। BCl3 में छोटा नेचर, छोटा एटॉमिक साइज होने के कारण ये p-pi बॉन्डिंग कर लेता है। फिर आता है Al2SO4 होल थ्राइस का यूज किया जाता है फायर प्रूफ क्लॉथ्स पर। समझ गए ना, अग्नि से जलने न जलने वाले कपड़े जो हैं इससे बनाए जाते हैं फायर प्रूफ क्लॉथ्स। ऐसे ही अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर इसका मिक्सचर कहलाता है अमोनल। इसका यूज होता है बम बनाने, ओके, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। बोरॉन वेरी हार्ड एंड इनर्ट ड्यू टू कोवेलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बोरॉन बहुत ही ज्यादा हार्ड क्यों है और इनर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, यही कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। मैग्नीशियम बोरॉन ऑक्साइड को बोरॉन में रिड्यूस कर देता है, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे जो कि बोरॉन ग्रुप से रिलेटेड थे। तो इस तरह से पूरा बोरॉन ग्रुप मैंने क्या कर दिया बच्चों, कंप्लीट कर दिया, ओके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे कार्बन ग्रुप, ओके, इसे नोट करना और नेक्स्ट में